नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक और मेरे साथ हैं अदिति राजपूत। शुरुआत इस वक्त हम कर रहे हैं लालू प्रसाद यादव की खबर से, जिनका कुछ दिन से पारस अस्पताल जो कि पटना में है वहां पर इलाज चल रहा है। आपको बता दें, लालू प्रसाद यादव को कंधे और उनके हाथ में गंभीर चोट आई, जिसके बाद उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। और सोशल मीडिया पर उनकी ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, ये जमकर वायरल हो रही है और लोग उनकी सलामती की दुआ कर रहे हैं ताकि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेजस्वी यादव को फोन कर लालू यादव की सेहत की जानकारी ली। प्रधानमंत्री ने लालू यादव के जल्द ही स्वस्थ होने की कामना भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लालू यादव के बेहतर इलाज के लिए किसी तरह की सुविधा की भी पेशकश की है। और आज अब ये खबर आ रही है कि लालू यादव को दिल्ली के एम्स अस्पताल में शिफ्ट किया जाएगा। उनके छोटे बेटे और बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक अपील भी जारी की है। जया, बिल्कुल, उस अपील में उन्होंने कहा है लालू यादव के जो शुभचिंतक हैं अस्पताल आने के बजाय घर में ही दुआ करें। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, रोहिणी आचार्य लालू प्रसाद यादव की जो बेटी हैं, उन्होंने खुद ट्वीट किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अस्पताल में हैं, पटना के पारस अस्पताल में। और इस तरह की खबरें हैं कि एयर एम्बुलेंस के जरिए जो है दिल्ली के एम्स अस्पताल उनको लाया जाएगा और भर्ती कराया जाएगा। सुनते हैं तेजस्वी यादव को। अभी हम लोग पारस अस्पताल में हैं, जहां गरीबों के मसीहा आदरणीय लालू प्रसाद जी का इलाज चल रहा है, ट्रीटमेंट चल रहा है। हम आप सब लोगों से निवेदन करना चाहते हैं, अपील करना चाहते हैं, रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जो लोग भी लालू जी के चाहने वाले हैं, शुभचिंतक हैं और सभी लोग जो है दुआ कर रहे हैं कि लालू जी जल्द से जल्द जो है ठीक हों, उनसे यही अपील है कि अस्पताल ना आए, क्योंकि और लोगों को भी दिक्कत हो रही है, मरीजों को, और इन्फेक्शन होने का डर हो रहा है। तो चाहेंगे कि आप लोग जो है अपने जगह पे ही रहें और दुआ करें। और हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं हमारे नेशनल एडिटर मनीष कुमार। मनीष, लालू यादव को ये चोट जो है वो कैसे आई और इस वक्त स्थिति कैसी है? ये दिल्ली एम्स में लाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? दिल्ली एम्स में उनको इसलिए ले जाया जा रहा है क्योंकि अब तक जब भी वो बीमार हुए हैं तो उनका इलाज जो है दिल्ली एम्स में ही हुआ है। और दिल्ली एम्स के डॉक्टरों को उनके हर चीज के बारे में, हर दिक्कतों के बारे में उनको पूरी तरीके से पता है। और पटना पारस में भी जो उनका इलाज चल रहा है उसमें दिल्ली एम्स के डॉक्टरों का ही कंसल्टेशन और गाइडेंस से चल रहा है। तो इसलिए चूंकि अब उनकी स्थिति थोड़ी सी बेहतर है तो परिवार वालों और डॉक्टरों ने ये एक तरह से संयुक्त निर्णय लिया है कि बेहतर होगा कि उनका इलाज सीधे एम्स में ही हो। क्योंकि अगर आपको याद हो, रांची में भी जब थे तो उनको एयरलिफ्ट करके दिल्ली ले जाया गया था, एम्स में भर्ती कराया गया था और एम्स में काफी लंबे समय तक उनका पिछले 5 वर्षों के दौरान इलाज चलता रहा है। और ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि कोई रिस्क नहीं लेना चाहता है। और चूंकि वहाँ के डॉक्टर उनके बारे में अच्छी तरीके से जानते हैं, उनकी केस हिस्ट्री के बारे में, इसलिए एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये निर्णय लिया गया है। जी मनीष, फिलहाल डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं, कब तक वो ठीक हो पाएंगे और ये चोट उनको कैसे लगी? जो कंधे में शायद हेयरलाइन फ्रैक्चर बताया जा रहा है, उसके बारे में कोई जानकारी? साथ ही प्रधानमंत्री ने भी तेजस्वी यादव को फोन करा है, हालचाल जाना है लालू प्रसाद यादव का। जैसा आपको मालूम होगा, 3 दिन पहले वो अपने घर में जब सीढ़ियां उतर रहे थे उस समय स्लिप कर गए थे, उस समय ये चोट आई थी। फिलहाल जो उनकी स्थिति है वो एक तरह से स्थिर है, ऑब्जर्वेशन है। काफी डॉक्टर उनका जो भी पैरामीटर्स उनके हैं वो अभी स्टेबलाइज कर चुके हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शाम में तेजस्वी यादव से बातचीत में कहा था कि अगर बेहतर इलाज के लिए कोई भी अगर मदद चाहिए तो उसके लिए केंद्र सरकार उन्हें मदद देगी और वो उन्हें बताए। लेकिन परिवार वालों को लगा कि यहाँ भी पटना में भी जो इलाज है वो चूंकि एम्स के डॉक्टरों के ही ऑब्जर्वेशन में हो रहा है, उन्हीं की मॉनिटरिंग में हो रहा है, तो इसलिए बेहतर होगा कि उन्हें एम्स ही ले जाया जाए। जया जी, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो लालू यादव को आज दिल्ली के एम्स अस्पताल में लाया जाएगा, जहां पर उनकी जो पुरानी डॉक्टरों की टीम है वो एक बार फिर से उनकी देखरेख में उनका इलाज किया जाएगा। और यहाँ पर अदिति बात करते हैं हम अजमेर दरगाह के जो खादिम है सलमान चिश्ती, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और क्यों गिरफ्तारी हुई है वो भी अपने दर्शकों को बता देते हैं। बिल्कुल, और एक सलमान चिश्ती का एक वीडियो जो है वो वायरल हुआ जिसमें बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा के खिलाफ भड़काऊ बयान वो देते हुए नजर आए। बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान है और ये बयान जब वायरल हुआ है उसके बाद उनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ।
सलमान चिश्ती दरगाह थाने का हिस्ट्री शीटर भी वो रहे। और आप यहाँ पर आपको बता दें कि उन्होंने नूपुर शर्मा को लेकर ये कहा था कि जो भी नूपुर शर्मा का सर कलम करके लाएगा उसे मैं अपना घर दे दूंगा। तो इतनी बड़ी बात उन्होंने यहाँ पर बोली है और हम लगातार देख रहे हैं जया कि माहौल इस बात को लेकर पहले ही खराब है। नूपुर शर्मा की सुरक्षा को लेकर भी चिंता जाहिर की गई है। ऐसे में सलमान चिश्ती का इस तरह का बयान बेहद गैर जिम्मेदाराना है और अब उसे गिरफ्तार किया गया है। हमारे संज्ञान में आया था कि दरगाह के खादिम सलमान चिश्ती द्वारा एक भ्रामक और आपत्तिजनक वीडियो शेयर किया गया है, जिसके बाद तुरंत एफआईआर दर्ज कर ली गई और विभिन्न टीम बनाकर साइबर टीम की मदद के द्वारा भी आज सलमान चिश्ती को घर से दस्तयाब किया गया। अभी उनसे पूछताछ जारी है। उनको उनके खादिम मोहल्ला से ही अभी दस्तयाब किया गया है। बाकी एक बार अभी पूछताछ हो जाए कि वो कब उन्होंने वीडियो बनाया, कहाँ बनाया, उसके बाद बाकी जानकारी शेयर कर सकते हैं। उन्होंने नूपुर शर्मा के संबंध में कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, उसी के संबंध में ये वीडियो वायरल हुआ यूट्यूब पे और उसी के माध्यम से हम तक पहुंचा। और हमारे साथ हमारी सीनियर एडिटर हर्षा कुमारी सिंह जुड़ रही हैं। हर्षा, यहाँ पर हम जानते हैं कि पहले ही उदयपुर की घटना के बाद माहौल तनावपूर्ण राजस्थान में बना हुआ है और उसके बाद दरगाह के खादिम सलमान चिश्ती का इस तरह का बयान जो है वो और आग में घी का काम करता है। इसके पहले भी लेकिन वो इस तरह के बयान देते रहे। इसमें क्या कुछ कार्रवाई इनके खिलाफ की जा रही है? किन धाराओं में मामला दर्ज किया गया है? देखिए, डेफिनेटली उनको 153 का ये बिल्कुल केस बनता है, जिसमें भड़काऊ भाषण देना और सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ने का ये जरूर केस बनता है उनके खिलाफ। और वो पहले से भी हिस्ट्री शीटर है। दरगाह पुलिस ने पहले ही बता दिया कि 13-14 मामले हैं उनके खिलाफ अभी भी दर्ज है। और जो दरगाह की जो अंजुमन कमेटी है और बाकी जो आप जानते हैं कि वहाँ पे अजमेर में बिल्कुल ऐसा दरगाह में जो लोग हैं उनका माहौल नहीं है। इनफैक्ट जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है वो सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक है। वहाँ पर हिंदू और मुसलमान सब लोग जाते हैं और एक गंगा जमनी तहजीब का वो एक प्रतीक है वहाँ पर। तो इस तरह के वहाँ पर जो इन्होंने बोला है वो सब लोग ने उनका खंडन किया है। और हम देख रहे हैं कि जहाँ तक ये सब चीजें होती रही है, लेकिन अजमेर जो दरगाह है एक शांति का एक मिसाल बनी हुई है और उसको कायम भी यहाँ राजस्थान को लोगों को लगता है रखना चाहिए। और ऐसे में उसे तुरंत गिरफ्तारी जो हुई है वो अच्छा संकेत देती है। और जैसे मैंने कहा कि उनके खिलाफ जो कम्युनल हार्मनी की जो को खराब करने की जो धारा लगती है वो तो जरूर लगेगी। जी बिल्कुल, सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की जो धाराएं उनके खिलाफ लगी है। और अजमेर दरगाह के खादिम सलमान चिश्ती ने जो बयान दिया था, विवादित बयान, उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई है। नूपुर शर्मा जो बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता रह चुके हैं, उनके खिलाफ भड़काऊ बयान उन्होंने दिया था। बहुत बहुत शुक्रिया हर्षा कुमारी सिंह ये तमाम जानकारी के लिए। और खबर महाराष्ट्र के अमरावती से, जहां पर पुलिस ने एक प्रेस नोट जारी कर कहा है कि जिन भी लोगों ने नूपुर के बयान का समर्थन किया था और अब उन्हें धमकी मिल रही है तो उन सभी को आगे आकर शिकायत दर्ज करवानी चाहिए। प्रेस नोट में लिखा गया है कि नूपुर शर्मा के समर्थन में जिन लोगों ने भी व्हाट्सएप या सोशल मीडिया पर पोस्ट किए, अगर कोई दिक्कत आ रही है तो वो आगे आ जाए। हमने देखा था कि कुछ लोगों ने वीडियो भी जारी करके माफी मांगी थी क्योंकि वो बहुत दहशत में आ गए थे। बिल्कुल, और ये हम सभी जानते हैं कि अमरावती में किस तरह से एक केमिस्ट उमेश कोल्हे की हत्या कर दी गई थी। ग्रुप में जो है नूपुर शर्मा के समर्थन में उन्होंने पोस्ट शेयर कर दी थी, जिसके बाद बेरहमी से उनकी हत्या हुई थी। और उसके बाद यहां पर अमरावती पुलिस ने एक प्रेस नोट जारी कर कहा है कि जिन लोगों ने भी नूपुर शर्मा के बयान का समर्थन किया था, अगर उन्हें धमकी मिल रही है तो सामने आए, शिकायत दर्ज करवाएं। और इस वक्त हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अनुराग, हमने देखा था कि किस तरह से नूपुर शर्मा के समर्थन में दवा विक्रेता की हत्या कर दी गई एक पोस्ट शेयर करने के बाद, और उसके बाद कई लोगों के बयान आए थे जो कि उन्होंने शेयर किए थे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कि उन्हें धमकियां मिल रही थी। उसके बाद उन्होंने माफी वहां पर मांगी है। आपको क्या लगता है कि अब यहां पर पुलिस की तरफ से एक प्रेस नोट जारी किया है, क्या पुलिस को इस तरह की कोई शिकायतें मिल रही हैं धमकियों वाली? देखिए, जैसे कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर अपने जो मैसेज डाले थे जिसमें माफी मांग रहे थे कि अगर उनकी
बातों से किसी की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हो तो माफी मांगते हैं। उसके बाद एक मोबाइल विक्रेता ने पुलिस से संपर्क किया था, लेकिन जब उसका कहना था कि उसको धमकी मिल रही है, लेकिन जब बात आई एफआईआर दर्ज कराने की तो उसने अपने कदम पीछे खींच लिए। तो अब पुलिस का कहना है कि जो भी उसकी जानकारी में आएगा, सूत्रों ने हमें बताया कि लगभग 7 से 8 लोगों को इस तरह के धमकी भरे फोन आए हैं, तो स्वतः संज्ञान लेकर भी पुलिस जांच शुरू कर सकती है। एक प्रेस रिलीज भी उन्होंने जारी किया है जिसमें कहा है कि जिन भी लोगों को नूपुर शर्मा के बयान का अगर उन्होंने समर्थन किया या इस बारे में ऐसा कुछ लिखा और उन्हें अगर धमकी मिल रही है तो सबको आगे आकर शिकायत दर्ज करनी चाहिए। अगर उन्होंने नूपुर शर्मा से संबंधित कोई व्हाट्सएप स्टेटस डाला है या सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट किया है और अगर उन्हें धमकी मिल रही है तो पुलिस में शिकायत दर्ज कराएं ताकि धमकी देने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। पुलिस ने अपने प्रेस नोट में कुछ लैंडलाइन और मोबाइल नंबर भी जारी किए हैं ताकि लोग वहां पर फोन करके अपनी जो बात है उसको दर्ज करा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं पुलिस ये जानने की कोशिश में जुटी हुई है कि क्या ऐसी वजहें थीं या फिर जो कॉलर है या फिर जिनको उमेश कोल्हे जी के हत्या का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है इरफान खान, वो क्या किसी एक कॉमन प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं या वो अलग अलग उन ग्रुपों का हिस्सा हैं जो उन लोगों को निशाना बना रहे हैं जिन्होंने नूपुर शर्मा का सोशल मीडिया में किसी और तरीके से समर्थन किया था। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो अमरावती पुलिस ने लोगों से अपील की है कि अगर किसी को धमकी मिली है, चाहे वो सोशल मीडिया के जरिए हो या दूसरे तरीकों से, तो वो पुलिस में शिकायत जरूर दर्ज करवाएं। और कनाडा में एक डॉक्यूमेंट्री के पोस्टर को लेकर अब विवाद जो है वो गहराता जा रहा है। इसमें देवी काली के किरदार को सिगरेट पीते हुए दिखाया गया है और जया वही जो एक पोस्टर है वही फिल्म मेकर के लिए मुसीबत का सबब बन गया। बिल्कुल, और यहाँ पर जो है फिल्म मेकर के खिलाफ दिल्ली में भी मामले दर्ज कर दिए गए हैं और इस बीच आगा खान म्यूजियम ने अनजाने में हुई इस गलती पर जो है ऐतराज जताया, विरोध अपना जताया। अंडर द टेंट नाम का जो स्लोगन है उसके तहत ये 18 डॉक्यूमेंट्रीज यहाँ पर दिखाई गई थी, उनमें से ये विवादित डॉक्यूमेंट्री भी शामिल थी। इन सभी को आगा खान म्यूजियम में दिखाया गया था। विवाद इसी पोस्टर को लेकर खड़ा हुआ है। कनाडा में बनाई गई डॉक्यूमेंट्री के इस पोस्टर में देवी काली को सिगरेट पीते और एलजीबीटी का झंडा उठाए देखा जा सकता है। वहां पर हिंदू समुदाय के कुछ नेताओं ने इसे लेकर आपत्ति जताई। कनाडा में भारत के हाई कमीशन ने बयान जारी कर कहा है कि हमें हिंदू समुदाय के कुछ नेताओं से शिकायत मिली है कि एक फिल्म जिसके पोस्टर पर हिंदू देवताओं का निरादरपूर्ण चित्रण है, वो टोरंटो के आगा खान म्यूजियम के अंडर द टेंट प्रोजेक्ट का हिस्सा है। हमने प्रबंधकों को इस आपत्ति से अवगत कराया है। हमें ये भी जानकारी मिली है कि कुछ हिंदू ग्रुपों ने इस पर कार्रवाई के लिए अधिकारियों से संपर्क किया है। हम कनाडा के अधिकारियों और कार्यक्रम के प्रबंधकों से गुजारिश करते हैं कि फौरन ये आपत्तिजनक सामग्री हटा ली जाए। इस डॉक्यूमेंट्री को बनाने वाली भारतीय फिल्म मेकर लीना मणिमेकलाई की गिरफ्तारी की मांग सोशल मीडिया पर तो है ही, अब उनके खिलाफ दिल्ली में एक एफआईआर भी हो गई है। एक शिकायत भी मिली है जिसकी जांच हो रही है। उसके ऊपर एक एफआईआर कर दी गई है और बाकी इन्वेस्टिगेशन अभी प्रोग्रेस में है। 153A एंड 295A आईपीसी इंडियन पीनल कोड के तहत एफआईआर की गई है। ये पहला केस नहीं है जहां पर हमने अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स या देश के बाहर इन्वेस्टिगेशन करना हो, तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, तो उसका एक प्रोसीजर है, उसको प्रोसीजर को फॉलो करते हुए इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। इस बीच विवाद के बाद दिए कई बयानों में लीना ने कहा है कि वो बिना डरे आवाज उठाती रहेंगी। काली उनके लिए शक्ति, स्वतंत्रता और सच का प्रतीक हैं। दिल्ली से कादम्बिनी शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां संभल में एक होटल मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया। होटल मालिक पर आरोप है कि उसने नॉनवेज को देवी देवताओं की तस्वीर लगाकर लगे एक रद्दी पेपर में लपेट कर दे दिया था। तो इस तरह की समाज में माहौल बना हुआ है कि एक रद्दी के पेपर में अगर आप कुछ दे रहे हैं तो आपको उसको भी चेक करना होगा, क्योंकि किसकी भावनाएं किस तरह से आहत हो जाए। बहुत ही संगीन माहौल इस वक्त बना हुआ है। बहुत हैरान भी करती है कि जब कोई किसी कागज में कोई चीज लपेट कर दे रहा होगा तो वो शायद नहीं देखेगा, क्योंकि अगर वो रद्दी का अखबार है, पुराना अखबार है, तो उसमें नहीं देखेगा कि क्या है। लेकिन उस बात पर भी गुस्सा जो है वो भड़क गया है और हिंदू संगठन जो है उसने यहाँ पर नाराजगी जाहिर की है। क्या कुछ हुआ है, पूरा मामला देखिए हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला की इस रिपोर्ट में।
उत्तर प्रदेश के संभल जिले में एक रेस्टोरेंट संचालक के खिलाफ धार्मिक भावनाएं आहत करने और जान से मारने की कोशिश करने का मामला दर्ज किया गया है। एफआईआर में कहा गया था कि पुलिस को सूचना मिली है कि रेस्टोरेंट का मालिक देवी देवताओं की तस्वीर वाले पेपर में मीट बेच रहा है। पुलिस के मुताबिक जब 2 पुलिसकर्मी आरोपों की जांच करने पहुंचे तो उन पर तालिब ने चाकुओं से हमला कर दिया। कल एक सूचना मिली थी, तत्काल प्रभाव से पुलिस मौके पे पहुंची। मौके पे पहुंचने के बाद वहाँ पे अवैध जो सामग्री थी और वहाँ पे मौके पे जो कुछ अवैध सामान था वो अपने कब्जे में ले गया। कब्जे में लेने के बाद संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस के द्वारा मुकदमा पंजीकृत कराया गया, जिसमें एक अभियुक्त तालिब गिरफ्तार करके उचित धाराओं में सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेजा गया है। जो भी ये मामला वहीं होटल मालिक के बेटे का कहना है कि वो अखबार रद्दी की दुकान से खरीद कर लाए थे और उन्होंने चिकन पैक करते वक्त ध्यान नहीं दिया कि अखबार में देवी दुर्गा की तस्वीर छपी है। जो अखबार वाले दे देते हैं उनको बेचने के लिए मार्केट में वो रहती थी। कहाँ से खरीदी गई थी? मार्केट से लेकर आए थे। अच्छा, फिर क्या हुआ? क्या मार्केट से लाने के बाद में उसको जैसे हम यूज़ करते हैं उसी तरीके से यूज़ कर रहे थे और उसमें इस चीज़ का ध्यान ही नहीं दिया कि उसमें मूर्ति का फोटो कब आया कब नहीं। अगर इस तरीका का कोई ध्यान दिया जाता तो हम उस चीज़ को क्यों लगाते और हम किसी के भी धर्म के मामले में क्यों बोलते। तालिब हुसैन पर आईपीसी की धारा 153A यानी धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास के आधार पर विभिन्न समूहों में दुश्मनी को बढ़ावा देना, 295A जानबूझकर और दुर्भाग्यपूर्ण कृत्य, किसी भी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को अपमानित करने का उद्देश्य, 307 हत्या के प्रयास की तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। ये पूरा मामला उजागर किया एक हिंदूवादी संगठन ने। उसके बाद जब पुलिस वाले गए तो पुलिस का ऐसा आरोप है कि उन पर तालिब ने हमला कर दिया, तो उनकी शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया गया है। माहौल देश में ख़राब है और ऐसे में हम सबको ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी कोई बात या कृत्य ना करें जिससे समाज में जो खाई पटनी चाहिए वो खाई और बढ़ जाए। संभल में सहयोगी अनवर के साथ दिल्ली में सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया। जी न्यूज के एंकर रोहित रंजन को नोएडा पुलिस ने राहुल गांधी के खिलाफ फेक न्यूज चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया। हालांकि उन्हें कुछ देर के बाद जमानत भी मिल गई। इससे पहले कल सुबह उनको गिरफ्तार करने के लिए पहुंची 2 राज्यों की पुलिस आमने सामने आ गई और भिड़ गई। छत्तीसगढ़ पुलिस रोहित रंजन की गिरफ्तारी के लिए गाजियाबाद स्थित उनके आवास पर पहुंची, जहां गिरफ्तारी को लेकर उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ की पुलिस के बीच तीखी बहस देखने को मिली। गाजियाबाद से लेकर नोएडा तक दोनों राज्यों की पुलिस उलझी हुई नजर आई। दरअसल राहुल गांधी को लेकर जी न्यूज पर एक गलत खबर दिखाई गई थी, जिसमें वायनाड में तोड़फोड़ पर बयान को उदयपुर की घटना से जोड़ा गया था। कांग्रेस पार्टी ने जी न्यूज के बाहर इसके खिलाफ प्रदर्शन भी किया था और ये पूरा मामला है जो जया काफी उलझा हुआ भी कल नजर आया। बिल्कुल, और इस पर एक विस्तृत रिपोर्ट आइए देखते हैं हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर और रवीश रंजन शुक्ला की। एक भर्ती में भी है ये सही है, तो आप बार-बार सीआरपी कर रहे हैं, एक भी भर्ती में है, इसके बताइए आईडी कार्ड है नहीं, आईडी कार्ड भर्ती होते हैं। ये हाई वोल्टेज ड्रामा जी न्यूज के एंकर रोहित रंजन के गाजियाबाद के घर पर चल रहा है। एक तरफ छत्तीसगढ़ पुलिस है तो दूसरी ओर गाजियाबाद पुलिस। छत्तीसगढ़ पुलिस कोर्ट का वारंट लेकर रोहित रंजन को गिरफ्तार करने के लिए मंगलवार सुबह 6 बजे आई थी, लेकिन रोहित वॉशरूम के बहाने अंदर गए और उन्होंने गाजियाबाद पुलिस और यूपी सरकार से ट्वीट कर मदद मांगी। फिर क्या था, गाजियाबाद पुलिस आई और जबरन छत्तीसगढ़ पुलिस की कस्टडी से रोहित रंजन को अपने साथ ले गई। गिरफ्तारी वारंट के पालन में हम सभी लोग एक टीम के तौर पर यहाँ पर आए हुए थे। सुबह 6 बजे हमारी टीम जब वहाँ पहुँची तो उनके द्वारा जो है हमें कोऑपरेट ना करते हुए गार्ड वार्ड और अन्य लोगों के द्वारा पुलिस को बुला लिया गया। वहाँ की लोकल पुलिस को, इंदिरापुरम पुलिस पड़ती है, कनीवली चौकी है, वहाँ के पुलिस को बुला दिया गया और अपने को ले जाने नहीं दिया गया। हमने उनको अपना आईडी कार्ड दिखाया, अपना गिरफ्तारी वारंट भी उनको दिखाया, किंतु वो इसी बात पर रीड थे कि आपने पुलिस थाने को इंटीमेट नहीं किया। ये करके उन्होंने अपने को टालते रहे और एनी हाउ अपने फोर्स में इकट्ठा किए। वहाँ के लोग बाग जो थे उनको भी इकट्ठा किया, लोकल मीडिया को भी इकट्ठा किया और हमको जाने से रोकने लगे। और हमारी कस्टडी में जो रोहित जो थे हमारे वारंटी, उनको हमको न देकर वो उनको कहीं और ले गए। छत्तीसगढ़ में जो भिवानी के विधायक हैं देवेंद्र यादव, उन्होंने रायपुर के सिविल लाइंस थाने में शिकायत करके
जी न्यूज़ के जो एंकर हैं रोहित और उनके जो मालिक हैं उनके ऊपर शिकायत की और ये कहा कि जानबूझकर राहुल गांधी के बयान को तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया, जिससे जो सामाजिक सौहार्द है वो देश का बिगड़ा, तनाव पैदा हुआ। तो इसी के चलते उन्होंने तकरीबन दर्जन भर जो मामले हैं वो रायपुर के सिविल लाइंस थाने में दर्ज हुए और इसके बाद में 4 तारीख को ये मामले उनके ऊपर में दर्ज हुए और फिर जो है वो जो पुलिस है छत्तीसगढ़ की वो रोहित रंजन को इसी सोसाइटी में जो अंदर उनका फ्लैट है वहाँ पर गिरफ्तार करने के लिए पहुँच गई। छत्तीसगढ़ पुलिस ने इंदिरापुरम थाने में और एसएसपी गाजियाबाद को इसकी शिकायत भी की, लेकिन थोड़ी ही देर में पता चला कि रोहित को नोएडा पुलिस को सौंप दिया गया है। नोएडा पुलिस को जी न्यूज़ की तरफ से एक शिकायत दी गई जिसमें कहा कि नरेंद्र सिंह और विकास कुमार झा जो उनके यहाँ सीनियर प्रोड्यूसर और ट्रेनी प्रोड्यूसर हैं वो गलत खबर चलाने के लिए जिम्मेदार हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इस पर नोएडा पुलिस ने मंगलवार सुबह 8 बजे दोनों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। उसी केस में नोएडा पुलिस ने आनन फानन में रोहित से पूछताछ शुरू कर दी और छत्तीसगढ़ पुलिस खाली हाथ घूमती रही। नोएडा पुलिस अब एक दूसरे केस में उससे पूछताछ कर रही है, ये जानकारी है आपको? जी नहीं, ऐसी जानकारी तो अपने को प्राप्त नहीं हुई है, बट उन्होंने थाने आने पर हमको पता चला कि उन्होंने नोएडा पुलिस ने एक जीडी एंट्री की है और मतलब जनरल डायरी में एंट्री की है और उनको पूछताछ के लिए ले गए हैं। कोई अपराध क्रमांक का मेंशन नहीं है, कोई भी मतलब धारा वारा मेंशन नहीं है और हमारी लीगल कस्टडी से लेकर चले गए हैं, ये भी हमको थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है। दरअसल राहुल गांधी को लेकर जी न्यूज़ पर एक गलत खबर दिखाई गई थी जिसमें उदयपुर की घटना को वायनाड से जोड़ा गया था। इसे लेकर कांग्रेस पार्टी ने जी न्यूज़ के बाहर प्रदर्शन भी किया था। इसी को लेकर रायपुर में एंकर रोहित रंजन के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। रोहित ने खबर को लेकर चैनल पर माफी मांगी थी। कोर्ट का वारंट लेकर छत्तीसगढ़ पुलिस के पहुंचने के बाद नोएडा पुलिस ने जी न्यूज़ के मामले में केस भी दर्ज कर लिया और उसको एंकर रोहित रंजन से पूछताछ की याद भी आ गई। दावा किया जा रहा है कि जो भी किया गया वो कानून के दायरे में किया गया। सवाल ये है कि क्या सबका अपना अपना कानून है? नोएडा से कैमरामैन राकेश सिंह और अपने सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला के साथ मैं मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। तो मुंबई में सोमवार से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है और इसके कई इलाकों में यहां पर पानी भर चुका है। लोगों को काफी दिक्कतें पेश आ रही है। मुंबई में आज भी बारिश का अलर्ट है। कुछ इलाकों में बहुत भारी बारिश तो कुछ इलाकों में भारी बारिश का अनुमान मौसम विभाग की तरफ से दिया गया है। लेकिन कल रात से थोड़ी सी राहत इस बात की है कि बारिश थोड़ी रुकी हुई है, सड़कों पर पानी नहीं है और लोकल ट्रेन सामान्य रफ्तार से चल रही है। लेकिन मुंबई से सटे पालघर और जो आसपास के निचले इलाके हैं वहां पर बारिश अभी भी हो रही है। लगातार बारिश होने की वजह से पवई लेक ओवरफ्लो हो गया है, जिसकी वजह से आसपास के इलाकों में लेक का पानी भरने का खतरा बना हुआ है। महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने स्थिति का जायजा लिया है। और आप तस्वीरें बांद्रा की देख रहे हैं, किस तरह से मौसम यहाँ बना हुआ है। बारिश का पानी जो है सड़कों पर है और जाहिर सी बात है अभी लोगों को जो दफ्तर जाना होता है उसमें खासी दिक्कतें पेश आ रही है। और पवई लेक जो है उसकी भी तस्वीरें आप देखिए, उसका जो पानी है वो ओवरफ्लो हो रहा है और वो शहर की तरफ घुसने का खतरा यहाँ पर बना हुआ है। और अब अमरनाथ यात्रा की बात करते हैं। कल यात्रियों को थोड़ी निराशा हुई थी जब खराब मौसम के चलते यात्रा को रोकना पड़ा था, लेकिन एक बार फिर से ये यात्रा शुरू हो गई है और इस रूट पर भारी बरसात हो रही थी। ये मौसम की दिक्कत थी, इसके चलते प्रशासन ने यात्रियों की, श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए एहतियातन ये कदम उठाया था। बिल्कुल, लेकिन आज जो है वो मौसम साफ है। प्रशासन ने यात्रा फिर से शुरू कर दी, जिससे श्रद्धालु खासे जो है खुश हैं। और अदिति शरद शर्मा हमारे सहयोगी भी पहुंचे हुए हैं पहलगांव में, वो अटक गए थे। देखते हैं यहाँ पर उनकी रिपोर्ट। पहलगाम में आज काफी चहल पहल है क्योंकि मंगलवार को भारी बरसात के चलते अमरनाथ यात्रा रोक दी गई थी और सभी श्रद्धालुओं को यहीं रुकना पड़ा था। लेकिन आज
थोड़ी देर से ही सही, लेकिन आखिरकार घोषणा हो गई है कि मौसम साफ है, यात्रा शुरू हो रही है। तो ये जो भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं, इसी खुशी में झूम रहे हैं। क्यों जी, आपका शेड्यूल कल का था? हाँ जी, हम तो परसों से आके बैठे हैं। हाँ। आज हमने ठाकुर जी से प्रार्थना की। हाँ। ठाकुर जी कृपा करो, सुदर्शन चक्कर चलाओ। हाँ। ये हमारे इंद्र देवता को जरा समझाओ। हाँ। हमें भोले से मिलने दे। हाँ। क्योंकि हम भोले से मिलना चाहते हैं। ठाकुर जी से हम जाके मिलेंगे 15 तारीख को। आज हम बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। बोले आप चलिए। हाँ जी, आपका शेड्यूल कब का है जी? कहाँ से आए आप? ग्वालियर से सर, एमपी ग्वालियर। आपका शेड्यूल कब का था? कब जाना था आपको? सर हमें 4 तारीख को जाना था। 4 को जाना? अच्छा, 4 को तो आए होंगे, 5 को जाना? 3 तारीख को आए थे हम यहाँ। अच्छा। 2 को रिजर्वेशन था, 3 को यहाँ आए थे। अच्छा। हाँ, फिर भगवती उधर से क्या नगर से मतलब यहाँ आ गए थे। अच्छा। 4 तारीख को हमें यहाँ से निकलना था। 2 दिन से हम नहीं निकल पाए। 2 दिन से फंसे हुए? 2 दिन से यहाँ फंसे सर, मौसम खराब था 2 दिन से। क्या नाम है आपका? मेरा आकाश शिवरे। कहाँ से आप बता रहे? ग्वालियर एमपी। ओ, तो अब तो बस ये है कि बस गाड़ी में बैठे निकल देंगे बस सर। जी, यात्रा शुरू हो रही है। जी, आप बड़े निराश थे, क्या नाम है भाई साहब? मैं जयपाल लांबा झज्जर से बोल रहा हूँ। एनडीटीवी के एडिटर और कैमरामैन और पूरी टीम का धन्यवाद देना चाहूँ, जिन्होंने बाबा जी का दर्शन कराने के लिए। वो आपकी किस्मत है, हम क्या कर रहे हैं? बोले बाबा, साफ हो गया। सारे यात्री खुश हैं, सारे यात्री खुश हैं और दर्शन होंगे, भोलेनाथ के दर्शन करेंगे, दिल से करेंगे और जरूर करेंगे, चाहे कितनी भी अड़चन आ जाए, भोलेनाथ के दर्शन करके जाएंगे। 2 दिन से रुके हुए हैं हम। जय भोले की। जी, आप बताइए, आप कहाँ जाए? उज्जैन महाकाल से आए हुए हैं, एमपी मध्य प्रदेश। अरे वहाँ तो महादेव बैठे ही, महादेव बैठे हुए हैं, पर बाबा का दर्शन करना था, इसलिए हम 2 दिन से यहाँ पे रुके हुए हैं। ठीक है, धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी यात्रा शुभ और मंगलमय हो। धन्यवाद। तो आप कहाँ से आए जी? दिल्ली से। दिल्ली से, हम भी दिल्ली के हैं। दिल्ली में कहाँ थे? दिल्ली में पीतमपुरा। तो यहाँ पे कब से थे आप? यहाँ पे हम 2 दिन से फंसे हुए थे। अच्छा। जो अभी उससे पहले जो बोला है ग्वालियर से आए, वो हमारे मामा जी हैं। अच्छा। हाँ, तो हम सब 2 दिन से फंसे थे? हाँ जी, हाँ जी। तो फाइनली अब चलने का समय आ गया। हाँ, सब महादेव की कृपा है। हर हर महादेव, हर हर शंभो। ये देखिए कितनी चहल पहल है। ये नुनवान बेस कैंप है। यहीं से जो श्रद्धालु हैं जो चंदनवाड़ी तक जाएंगे, और चंदनवाड़ी जो है, आपको बता दूं कि पहलगाम जो है ये ट्रेडिशनल रूट है, ट्रेडिशनल और सबसे सुगम माना जाता है, सबसे पुराना है। कहा जाता है कि जब भगवान महादेव माता पार्वती को अमरता का रहस्य बताने के लिए चले, तो वो इसी रास्ते से चले थे और इसी जगह पर उन्होंने अपना वाहन नंदी बैल जो है, उनका परम भक्त जो है, नंदी को यहाँ पर छोड़ा था। तो यहीं से जो है ये बेस कैंप होता है। यहाँ से आगे चंदनवाड़ी पे लोग जाते हैं। चंदनवाड़ी वो जगह है जहाँ से यात्रा भी शुरू होती है असल मायने में, और यहीं पर अपनी जटाओं से चंद्रमा को भगवान शंकर ने अलग किया था। तो इस तरह से ये पूरी जो है पुरानी कहानी जुड़ी हुई है, पौराणिक कहानी है। और अब जो है इन्हीं तरह की कहानियों को याद करते हुए ये सारे जो श्रद्धालु हैं, जो देश के अलग अलग इलाकों से आए हैं, मकसद सबका एक है, अमरनाथ यात्रा करनी है। 2 साल के ब्रेक के बाद ये यात्रा जो है शुरू हुई। 30 तारीख से ये शुरू हुई, लेकिन जो बरसात हुई 4 और 5 तारीख में, उसके चलते 5 तारीख को जो यात्रा है वो रोक दी गई थी। लेकिन अब बुधवार को मौसम साफ हो गया, जिसके बाद में घोषणा हो गई कि ठीक है, अब रास्ता साफ है, मौसम भी साफ है, तो अब जो है यात्रा की जा सकती है। पहलगाम से अपने कैमरा सहयोगी अश्विनी मेहरा के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत और मेरे साथ हैं जया कौशिक, और हम शुरुआत कर रहे हैं। मौसम की मार अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से देखने को मिल रही है। हिमाचल से खबर आ रही है, जहां पर कुल्लू में हादसा हुआ है। मणिकर्ण के पास बादल फटा है और तेज बहाव की चपेट में कई घर यहां पर आ गए हैं। कुछ लोगों के बहने की भी आशंका जाहिर की गई है। मणिकर्ण के चोज नाले के पास बादल फटा है। आपको बता दें कि गांव की ओर जाने वाला पुल वो भी क्षतिग्रस्त हो गया है। प्रशासन की टीम घटनास्थल के लिए रवाना हुई है। कुल्लू में कल रात से ही तेज बारिश हो रही है।
तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश से आ रही है। मणिकर्ण के पास जो बादल फटा है, तेज बहाव की चपेट में कुछ लोग आ गए हैं, कुछ घर आए हैं और कुछ लोगों के बहने की भी आशंका जताई जा रही है। गांव की ओर जाने वाला जो पुल है वो भी यहां पर क्षतिग्रस्त हो गया है। ऐसे में संपर्क साधना भी एक बहुत बड़ी मुश्किल पैदा कर देता है। मोहम्मद गजाली इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गजाली, क्या जानकारी मिल रही है इस वक्त? जी देखिए, कल रात से यहाँ पर मणिकर्ण घाटी में चोच गांव है। रात से ही वहाँ पर मौसम खराब था, बारिश हो रही थी और आज जो है वहीं नाले में बादल फटने की वजह से गांव के घर उसके चपेट में आ गए और घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। और जो आप बता रही हैं कि वहाँ पर एक ही पुल है जिससे गांव की तरफ प्रवेश किया जा सकता है या उसकी तरफ जाया जा सकता है, वो भी ध्वस्त हो गया है। हालांकि राहत और बचाव के लिए प्रशासन की टीम वहाँ पहुंच गई है, लेकिन इस पुल के टूट जाने से उसमें रुकावट भी आ रही है, दुश्वारी भी आ रही है। दूसरी बात यह है कि प्रशासन ने जो है लोगों से ये भी आग्रह किया है कि अब बरसात के मौसम को ध्यान में रखते हुए नदी व नालों के किनारे ना जाए। फिलहाल कुछ लोगों के बहने की जानकारी वहां से मिल रही है, लेकिन अभी एग्जैक्ट गिनती नहीं पता और किस तरह का घर के क्षतिग्रस्त होने की खबरें भी आ रही हैं, लेकिन और क्या क्या वहां पर दुश्वारियां आ रही हैं, अभी इसकी डिटेल्स आनी बाकी। जी गजाली, यहाँ पर हम देखते हैं कि कुल्लू इस तरह का इलाका है जहाँ पे पर्यटक भी बहुत बड़ी तादाद में आते हैं। ऐसे में कई बार मुश्किल होती है क्योंकि इस तरह के किनारों पर पर्यटक भी कैंप कर रहे होते हैं और अपना वक्त जो है वो बिताने आते हैं। राहत और बचाव का काम शुरू हो चुका है यहाँ पर? जी, राहत और बचाव का काम शुरू हो चुका है, प्रशासन यहाँ पर पहुंचा हुआ है। और वही बात जो आप कह रही हैं कि हर बार बरसात के मौसम से पहले या इस पूरे सीजन में जब सैलानी वहाँ पर पहुंचे होते हैं तो अलग अलग जिलों में भी और राजधानी शिमला की तरफ से, सरकार की तरफ से ऐसी एडवाइजरी, नोटिसेज और ऐसी जानकारियां इशू होती रहती है, लेकिन अक्सर सैलानी उनको इग्नोर भी करते हैं। तो फिलहाल ये पहली बार नहीं हुआ है, पिछले साल धर्मशाला में ही ऐसा एक हादसा हुआ था, इतनी बादल फटने की घटना वहां पर भी हुई थी। तो फिलहाल तो यहाँ पर प्रशासन पहुंच चुका है और लोगों से संपर्क साधने की कोशिश भी कर रहा है। जी गजाली, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अजमेर दरगाह के खादिम सलमान चिश्ती को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें, कल सलमान चिश्ती का एक वीडियो काफी वायरल हुआ था जिसमें बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा के खिलाफ उन्होंने भड़काऊ बयान दिया था और जब बयान वायरल हुआ उसके बाद उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया। सलमान चिश्ती दरगाह थाने का हिस्ट्री शीटर भी रहा है, लगातार इससे पहले भी इस तरह के बयान जो है भड़काऊ वो देता रहा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो नीली टी शर्ट में नजर आ रहा है यही सलमान चिश्ती है और इसने नुपुर शर्मा को लेकर उनकी हत्या की एक तरह से बात यहाँ पर कही है। और हम जानते हैं कि राजस्थान में पहले से ही स्थिति बेहद तनावपूर्ण बनी हुई है उदयपुर की घटना के बाद, और इस तरह के बयान जो है ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है और सख्त कार्रवाई यहाँ पर होगी इसमें माना जा रहा है। तो इसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और अब देखते हैं कि क्या कुछ यहाँ पर होता है। हमारे संज्ञान में आया था कि दरगाह के खादिम सलमान चिश्ती द्वारा एक भ्रामक और आपत्तिजनक वीडियो शेयर किया गया है, जिसके बाद तुरंत एफआईआर दर्ज कर ली गई और विभिन्न टीम बनाकर साइबर टीम की मदद के द्वारा भी आज सलमान चिश्ती को घर से दस्तयाब किया गया। अभी उनसे पूछताछ जारी है, उनको उनके खादिम मोहल्ला से ही अभी दस्तयाब किया गया है। बाकी एक बार अभी पूछताछ हो जाए कि वो कब उन्होंने वीडियो बनाया, कहाँ बनाया, उसके बाद बाकी जानकारी शेयर कर सकते हैं। उन्होंने नुपुर शर्मा के संबंध में कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, उसी के संबंध में ये वीडियो वायरल हुआ यूट्यूब पे और उसी के माध्यम से हम तक पहुँचा। और खबर अमरावती से, जहां पर अब पुलिस ने एक प्रेस नोट जारी कर कहा है कि जिन भी लोगों ने नुपुर शर्मा के बयान का समर्थन किया था और अब उन्हें अगर धमकी मिल रही है तो उन सभी को आगे आकर शिकायत दर्ज करवानी चाहिए। दरअसल आपको बता दें कि उमेश कोले की हत्या के बाद से वहां पर कई ऐसे लोग थे जिन्होंने वीडियो जारी कर माफी मांगी थी, क्योंकि उससे पहले उन्होंने किसी पोस्ट के जरिए या किसी व्हाट्सएप ग्रुप में नुपुर शर्मा के बयान का समर्थन किया था। और जिसके बाद जब उमेश कोले का यह मामला सामने आया तो दहशत हो गई वहां पर लोगों में और लोगों ने वीडियो जारी कर माफी मांगी कि अब वो ऐसी गलती नहीं करेंगे। और इसलिए अब पुलिस जो है एहतियातन इस तरह के बयान, इस तरह की अपील जो है वो लोगों से कर रही है।
बिल्कुल, इस प्रेस नोट में ये कहा गया है कि नुपुर शर्मा के समर्थन में जिन लोगों ने भी व्हाट्सएप ग्रुप या सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था या स्टेटस लगाया था, अगर उन्हें धमकी मिल रही है तो वो आगे आए, पुलिस में आकर शिकायत दर्ज करवाएं। अनुराग द्वारी हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अनुराग, यहाँ पर प्रेस नोट पुलिस की तरफ से जारी हुआ है, क्या कोई लोग किसी भी तरीके की शिकायत पुलिस के पास लेकर आए हैं इस तरह की धमकी की? अभी तक तो नहीं जया, क्योंकि जहां तक हमें जानकारी मिली है लगभग 6 से 7 लोगों को इस तरह की धमकी मिली है और एक जो मोबाइल की दुकान चलाते हैं उन्होंने पुलिस से संपर्क भी किया था, लेकिन जब मामला दर्ज कराने की बात आई तो उन्होंने पांव पीछे खींच लिए। ऐसे में पुलिस अब स्वतः संज्ञान ले सकती है ऐसे मामलों में जिन लोगों को अगर उसके पास जानकारी मिलती है कि उनको धमकी भरे फोन आए हैं, और इसीलिए एक अमरावती पुलिस ने एक प्रेस नोट भी जारी किया है और कहा है कि जिन लोगों ने नूपुर के बयान का समर्थन किया उन्हें अब धमकी मिल रही है, उन्हें आगे आकर शिकायत दर्ज करानी चाहिए। जिन लोगों ने भी व्हाट्सएप या सोशल मीडिया पर पोस्ट किए या नूपुर शर्मा के समर्थन में स्टेटस लगाया, उनको फोन से या सोशल मीडिया के जरिए कोई धमकी मिली है तो वो आगे आएं और अपनी शिकायत दर्ज कराएं ताकि धमकी देने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। पुलिस ने कुछ लैंडलाइन और मोबाइल नंबर भी जारी किए हैं जिसमें लोग फोन लगाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, और पुलिस ने ये भी कहा है कि ऐसे लोगों की पहचान, नाम, पता सब कुछ पूरी तरह से गुप्त रखा जाएगा। पुलिस का मानना है कि अगर ऐसे लोग शिकायत करने आते हैं तो वो इस बारे में जांच कर सकती है कि जिन लोगों ने फोन किया या उमेश कोल्हे की हत्या में जिनको मास्टरमाइंड बताया जा रहा है इरफान खान, क्या वो लोग किसी एक कॉमन प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए थे या किसी अलग अलग समूहों में के जरिए जुड़े हुए थे, जिनका एक ही मकसद था कि जिन लोगों ने नूपुर शर्मा का समर्थन किया सोशल मीडिया पर या कहीं और, उनको निशाना बनाना। अनुराग, अगर कुछ लोग इतने दहशत में हैं कि वो सामने ना आ पाए, शिकायत दर्ज ना करवा पाए, तो क्या पुलिस स्वतः संज्ञान लेकर इस मामले में कार्रवाई कर सकती है? बिल्कुल अदिति, यही मैंने कहा कि पुलिस ने ये भी कहा है। जब कल हमारी अमरावती की पुलिस कमिश्नर से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा था कि अगर ऐसे लोग आगे नहीं आते हैं तो पुलिस स्वतः संज्ञान लेकर भी अगर उसको पता चलता है तो ऐसे मामलों में कार्रवाई कर सकती है, अपनी तरफ से जांच की शुरुआत कर सकती है। जी अनुराग, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका। और अभी वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा का क्या है विवादित बयान। ब्रेक के बाद फिल्मकार लीना मणि मेखलई की डॉक्यूमेंट्री फिल्म काली के पोस्टर पर शुरू हुए विवाद के बीच तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने मां काली के बारे में जो विवादित बयान दिया, टीएमसी ने इस विवादित बयान से अब जया किनारा कर लिया है। बिल्कुल, टीएमसी ने ट्वीट कर कहा है कि पार्टी महुआ मोइत्रा के बयान का समर्थन नहीं करती। महुआ का बयान उनके निजी विचार हैं। टीएमसी ऐसी टिप्पणियों की कड़ी निंदा करती है। महुआ मोइत्रा ने भी विवाद के बाद ट्वीट कर अपनी सफाई दी। उन्होंने कहा कि मैंने किसी फिल्म या पोस्टर का समर्थन नहीं किया या धूम्रपान शब्द का जिक्र नहीं किया। आप सभी संघियों के लिए झूठ बोलना आपको बेहतर हिंदू नहीं बना देगा। उन्होंने कहा कि मेरा सुझाव है कि आप तारापीठ में मेरी मां काली के पास जाएं, ये देखने के लिए कि भोग के रूप में क्या खाना पीना दिया जाता है। जय मां तारा, उन्होंने ये लिखा है। आपको बता दें कि दरअसल कनाडा में एक डॉक्यूमेंट्री के पोस्टर को लेकर अब विवाद यहां पर बढ़ गया है, जिस पर रिएक्शन दिया था महुआ मोइत्रा ने। इसमें आपको बता दें कि ये जो डॉक्यूमेंट्री है इसमें देवी काली के किरदार को सिगरेट पीते हुए दिखाया गया था, जिसको लेकर काफी विवाद बढ़ गया। और फिल्म मेकर के खिलाफ दिल्ली में भी मामले दर्ज किए गए हैं। और इस बीच आगा खान म्यूजियम ने अनजाने में हुई इस गलती पर खेद जताया है। अंडर द टेंट नाम के स्लोगन के तहत जो 18 डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई, उनमें से एक विवादित डॉक्यूमेंट्री ये शामिल थी और इन सभी को आगा खान म्यूजियम में दिखाया गया था। कादम्बिनी शर्मा की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। विवाद इसी पोस्टर को लेकर खड़ा हुआ है। कनाडा में बनाई गई डॉक्यूमेंट्री के इस पोस्टर में देवी काली को सिगरेट पीते और एलजीबीटी का झंडा उठाए देखा जा सकता है। वहां पर हिंदू समुदाय के कुछ नेताओं ने इसे लेकर आपत्ति जताई। कनाडा में भारत के हाई कमीशन ने बयान जारी कर कहा है कि हमें हिंदू समुदाय के कुछ नेताओं से शिकायत मिली है कि एक फिल्म जिसके पोस्टर पर हिंदू देवताओं का निरादरपूर्ण चित्रण है, वो टोरंटो के आगा खान म्यूजियम के अंडर द टेंट प्रोजेक्ट का हिस्सा है। हमने प्रबंधकों को इस आपत्ति से अवगत कराया है। हमें ये भी जानकारी मिली है कि कुछ हिंदू ग्रुपों ने इस पर कार्रवाई के लिए अधिकारियों से संपर्क किया है। हम कनाडा के अधिकारियों और कार्यक्रम के प्रबंधकों से गुजारिश करते हैं कि फौरन ये आपत्तिजनक सामग्री हटा ली जाए।
इस डॉक्यूमेंट्री को बनाने वाली भारतीय फिल्म मेकर लीना मणिमिकलाई की गिरफ्तारी की मांग सोशल मीडिया पर तो है ही, अब उनके खिलाफ दिल्ली में एक FIR भी हो गई है। एक शिकायत भी मिली है जिसकी जांच हो रही है। उसके ऊपर एक FIR कर दी गई है और बाकी इन्वेस्टिगेशन अभी प्रोग्रेस में है। 153A एंड 295A IPC इंडियन पीनल कोड के तहत FIR की गई है। ये पहला केस नहीं है जहां पर हमने अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स या देश के बाहर इन्वेस्टिगेशन करना हो, तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, तो उसका एक प्रोसीजर है, उसको प्रोसीजर को फॉलो करते हुए इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। इस बीच विवाद के बाद दिए कई बयानों में लीना ने कहा है कि वो बिना डरे आवाज उठाती रहेंगी। काली उनके लिए शक्ति, स्वतंत्रता और सच का प्रतीक हैं। दिल्ली से कादम्बिनी शर्मा, NDTV इंडिया। और खबर उत्तर प्रदेश से आई जो थोड़ी अजीबोगरीब खबर है। संभल के एक होटल मालिक को गिरफ्तार किया गया है और वजह क्या है वो बताते हैं कि होटल मालिक पर आरोप ये लगा है कि उन्होंने नॉनवेज को देवी देवताओं की तस्वीर लगे एक रद्दी पेपर में लपेट कर दे दिया। तो यानी अगर आप रद्दी का पेपर भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको भी सोच समझ के करें। इस खबर से यही समझ में आ रहा है। बहरहाल इस पर हिंदू संगठन का गुस्सा यहां पर काफी भड़क गया था। देखते हैं इस पर विस्तार से हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला की ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में एक रेस्टोरेंट संचालक के खिलाफ धार्मिक भावनाएं आहत करने और जान से मारने की कोशिश करने का मामला दर्ज किया गया है। FIR में कहा गया था कि पुलिस को सूचना मिली है कि रेस्टोरेंट का मालिक देवी देवताओं की तस्वीर वाले पेपर में मीट बेच रहा है। पुलिस के मुताबिक जब 2 पुलिसकर्मी आरोपों की जांच करने पहुंचे तो उन पर तालिब ने चाकुओं से हमला कर दिया। कल एक सूचना मिली थी, तत्काल प्रभाव से पुलिस मौके पे पहुंची। मौके पे पहुंचने के बाद वहाँ पे अवैध जो सामग्री थी और वहाँ पे मौके पे जो कुछ अवैध सामान था वो अपने कब्जे में ले गया। कब्जे में लेने के बाद संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस के द्वारा मुकदमा पंजीकृत कराया गया, जिसमें एक अभियुक्त तालिब गिरफ्तार करके उचित धाराओं में सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेजा गया है। जो भी ये मामला वहीं होटल मालिक के बेटे का कहना है कि वो अखबार रद्दी की दुकान से खरीद कर लाए थे और उन्होंने चिकन पैक करते वक्त ध्यान नहीं दिया कि अखबार में देवी दुर्गा की तस्वीर छपी है। जो अखबार वाले दे रहे थे उनको बेचने के लिए मार्केट में वो रद्दी थी। कहाँ से खरीदी गई थी? मार्केट से लेकर आए थे। अच्छा, फिर क्या हुआ? क्या मार्केट से लाने के बाद में उसको जैसे हम यूज़ करते हैं उसी तरीके से यूज़ कर रहे थे और उसमें इस चीज़ का ध्यान ही नहीं दिया कि उसमें मूर्ति का फोटो कब आया कब नहीं। अगर इस तरीका का कोई ध्यान दिया जाता तो हम उस चीज़ को क्यों लगाते और हम किसी के भी धर्म के मामले में क्यों बोलते। तालिब हुसैन पर IPC की धारा 153A यानी धर्म, जाति, जन्मस्थान, निवास के आधार पर विभिन्न समूहों में दुश्मनी को बढ़ावा देना, 295A जानबूझकर और दुर्भाग्यपूर्ण कृत्य, किसी भी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को अपमानित करने का उद्देश्य, 307 हत्या के प्रयास की तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। ये पूरा मामला उजागर किया एक हिंदूवादी संगठन ने। उसके बाद जब पुलिस वाले गए तो पुलिस का ऐसा आरोप है कि उन पर तालिब ने हमला कर दिया, तो उनकी शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया गया है। माहौल देश में ख़राब है और ऐसे में हम सबको ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी कोई बात या कृत्य ना करें जिससे समाज में जो खाई पटनी चाहिए वो खाई और बढ़ जाए। संभल में सहयोगी अनवर के साथ दिल्ली में सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया। अभी वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे लालू प्रसाद यादव को दिल्ली के एम्स में किया जाएगा शिफ्ट। पूरी खबर ब्रेक के बाद। और अब खबर लालू प्रसाद यादव की, जिनका कुछ दिनों से स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा है। वो पटना के पारस अस्पताल में अपना इलाज करवा रहे हैं। दरअसल सीढ़ियों से गिरने की वजह से लालू यादव को कंधे और हाथ में चोट आई है, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तेजस्वी यादव को फोन कर लालू प्रसाद यादव का हालचाल जाना, उनकी सेहत की जानकारी ली और उन्होंने लालू यादव के बेहतर इलाज के लिए उनके बेटे तेजस्वी यादव से मदद की भी पेशकश की कि अगर कोई जरूरत हो तो वो सरकार वहां पर मदद उन्हें मुहैया करवा सकती है। आज लालू यादव को दिल्ली के एम्स अस्पताल में अब शिफ्ट किया जाएगा। लालू यादव के बेटे और बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक अपील जारी की है। उन्होंने कहा है कि लालू यादव के शुभचिंतक अस्पताल आने की बजाय घर में ही दुआ करें। अभी हम लोग पारस अस्पताल में हैं, जहां गरीबों के मसीहा आदरणीय लालू प्रसाद जी का इलाज चल रहा है, ट्रीटमेंट चल रहा है। हम आप सब लोगों से
निवेदन करना चाहते हैं, अपील करना चाहते हैं, रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जो लोग भी लालू जी के चाहने वाले हैं, शुभचिंतक हैं, और सभी लोग जो है दुआ कर रहे हैं कि लालू जी जल्द से जल्द जो है ठीक हों, उनसे यही अपील है कि अस्पताल ना आए, क्योंकि और लोगों को भी दिक्कत हो रही है, मरीजों को, और इन्फेक्शन होने का डर हो रहा है। तो चाहेंगे कि आप लोग जो है अपने जगह पे ही रहें और दुआ करें। और अब आप पर महंगाई की एक और मार पड़ने जा रही है। प्राइवेट अस्पतालों में आपका और हमें इलाज का बिल जो है वो बढ़ने वाला है। दरअसल जीएसटी काउंसिल ने अस्पताल की सेवाओं को भी जीएसटी के दायरे में लाने की सिफारिश की है। हालांकि इसका विरोध फिक्की, एसोचैम और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन सरीके के संगठन कर रहे हैं। इन सब ने वित्त मंत्री को चिट्ठी लिखकर आपत्ति दर्ज करवाई है। हमारे सहयोगी परिमल कुमार की रिपोर्ट। अस्पताल में 5,000 रुपए से ऊपर के रोजाना के कमरे पर अस्पतालों को 5% टैक्स देना पड़ेगा और इसकी कीमत मरीजों को चुकानी पड़ेगी। तो विरोध शुरू हो गया है। ये हॉस्पिटल्स के लिए और पेशेंट्स के लिए नुकसानदायक है, क्योंकि हॉस्पिटल्स अपनी हर इनपुट दवाइयों पे, कंज्यूमेबल्स पे, इक्विपमेंट पे जीएसटी देते हैं, जिससे हमारी कॉस्ट वो हमारी अब्जॉर्ब होती है। लेकिन क्योंकि हेल्थ केयर सर्विसेज एग्जेम्प्टेड है, तो हम उसका इनपुट क्रेडिट नहीं ले सकते। और अब इस 5,000 रुपए के ऊपर भी जो टैक्स आएगा, उसके ऊपर भी हमको कोई इनपुट क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो इसलिए हर अस्पताल ये कॉस्ट जो है पेशेंट को पास ऑन करेगा। फिक्की के अलावा हॉस्पिटल एसोसिएशन वर्किंग ग्रुप के तहत आने वाले एसोचैम, आईएमए, एसोसिएशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, नैट हेल्थ जैसे संगठनों ने पीएम नरेंद्र मोदी, निर्मला सीतारमण और मनसुख मांडविया से इसे वापस लेने की मांग की है। ये 5% ड्यूटी लगाने का मतलब है कि इसका भार सारा जनता के ऊपर, पेशेंट के ऊपर जाएगा। हम ये भी बताना चाहते हैं कि हॉस्पिटल की जो सर्विसेज हैं पर से अगर देखा जाए वो एग्जेम्प्टेड होती हैं जीएसटी से। तो जो रूम है वो भी उसका पार्ट है। ऐसा नहीं है कि मरीज वहां पे रिक्रिएशन के लिए या आराम करने के लिए आता है, वो एक हेल्थ सर्विसेज का पार्ट है। इसलिए हम इसको आग्रह किया है हमने फाइनेंस मिनिस्टर से और हेल्थ मिनिस्टर से कि इस रिकमेंडेशन को लागू नहीं किया जाए। आईसीयू जीएसटी के दायरे से बाहर है, पर आईसीयू से छुट्टी के बाद मरीजों को जिस हाई डिपेंडेंसी यूनिट में रखा जाता है वो जीएसटी के दायरे में आएगी या नहीं, इस पे स्पष्टता जरूरी है। हालांकि निजी अस्पतालों के लगातार व्यावसायिक होने की शिकायतें बढ़ी है, इसलिए 5,000 के ऊपर 5% टैक्स की बात करने वाले अस्पतालों को ये भी सोचना होगा कि कहीं वो बहुत सारी सेवाएं बहुत महंगी तो नहीं दे रहे। पर यह भी सच है कि ये महंगाई की मार है और मरीजों पर भार है। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। आशंका है और अभी राहत और बचाव के काम में मुश्किलें आ रही हैं। शुरू हो चुका है लेकिन बारिश बहुत ज्यादा हो रही है। आगे बढ़ रहे हैं। अमरनाथ यात्रा जो है उसको लेकर थोड़ी सी यात्रियों के लिए और श्रद्धालुओं की राहत भरी खबर है। उसको लेकर ये आई कि यात्रा जो है जो कल रोक दी गई थी, आज फिर से उसे शुरू कर दिया गया है। कुछ मौसम जो है उसमें सुधार आया है, आज साफ है मौसम, तो प्रशासन ने यात्रा फिर से शुरू की, जिससे श्रद्धालु जो है वो खुशी से झूमते हुए नजर आए। देखिए हमारे सहयोगी शरद शर्मा की रिपोर्ट। पहलगाम में आज काफी चहल पहल है, क्योंकि मंगलवार को भारी बरसात के चलते अमरनाथ यात्रा रोक दी गई थी और सभी श्रद्धालुओं को यहीं रुकना पड़ा था। लेकिन आज थोड़ी देर से ही सही, लेकिन आखिरकार घोषणा हो गई है कि मौसम साफ है, यात्रा शुरू हो रही है। तो ये जो भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं, इसी खुशी में झूम रहे हैं। क्यों जी, आपका शेड्यूल कल का था? हाँ जी, हम तो परसों से आके बैठे। हाँ। आज हमने ठाकुर जी से प्रार्थना की। हाँ। ठाकुर जी कृपा करो, सुदर्शन चक्कर चलाओ। हाँ। ये हमारे इंद्र देवता को जरा समझाओ। हाँ। हमें भोले से मिलने दे। हाँ। क्योंकि हम भोले से मिलना चाहते। ठाकुर जी से हम जाके मिलेंगे 15 तारीख को। आज हम बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। बोले आप चलिए। हाँ जी, आपका शेड्यूल कब का है जी? कहाँ से आए आप? ग्वालियर से सर, एमपी ग्वालियर। आपका शेड्यूल कब का था? कब जाना था आपको? सर हमें 4 तारीख को जाना था। 4 को जाना? अच्छा, 4 को तो आए होंगे, 5 को जाना। 3 तारीख को आए थे हम यहाँ। अच्छा। 2 को रिजर्वेशन था, 3 को यहाँ आए थे। अच्छा। हाँ, फिर भगवती उधर से क्या नगर से मतलब यहाँ आ गए थे। अच्छा। 4 तारीख को हमें यहाँ से निकलना था।
2 दिन से हम नहीं निकल पाए। 2 दिन से फंसे हुए थे। 2 दिन से यहाँ फंसे सर, मौसम खराब था 2 दिन से। क्या नाम है आपका? मेरा आकाश शिवरे। कहाँ से आप बता रहे? ग्वालियर MP। ओ तो अब तो बस ये है कि बस गाड़ी में बैठे निकल देंगे बस सर। तो यात्रा शुरू हो रही है। जय भोले। हाँ जी, आप बड़े निराश थे, क्या नाम है आपका? साहब मैं जयपाल लांबा झज्जर से बोल रहा हूँ। NDTV के एडिटर और कैमरामैन और पूरी टीम का धन्यवाद देना चाहूँ जिन्होंने बाबा जी का दर्शन कराने के लिए। वो आपकी किस्मत है, हम क्या कर रहे हैं? बोले बाबा साफ हो गया। सारे यात्री खुश हैं, सारे यात्री खुश हैं और दर्शन होंगे, भोलेनाथ के दर्शन करेंगे, दिल से करेंगे और जरूर करेंगे, चाहे कितनी भी अड़चन आ जाए, भोलेनाथ के दर्शन करके जाएंगे। 2 दिन से रुके हुए हैं हम। जय भोले की। जी आप बताइए, आप कहाँ से आए? उज्जैन महाकाल से आए हुए हैं, MP मध्य प्रदेश। अरे वहाँ तो महादेव बैठे ही महादेव बैठे हुए हैं, पर बाबा का दर्शन करना था, इसलिए हम 2 दिन से यहाँ पे रुके हुए हैं। ठीक है, धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी यात्रा शुभ और मंगलमय हो। धन्यवाद। तो आप कहाँ से आए जी? दिल्ली से। दिल्ली से, हम भी दिल्ली के हैं। दिल्ली में कहाँ से? दिल्ली में पीतमपुरा। तो यहाँ पे कब से थे आप? यहाँ पे हम 2 दिन से फंसे हुए थे। अच्छा। जो अभी उससे पहले जो बोला है ग्वालियर से आए, वो हमारे मामा जी हैं। अच्छा। हाँ, तो हम सब 2 दिन से फंसे थे। हाँ जी, हाँ जी। तो फाइनली अब चलने का समय आ गया। हाँ, सब महादेव की कृपा है। हर हर महादेव, हर हर शंभो। ये देखिए कितनी चहल पहल है। ये नुनवान बेस कैंप है। यहीं से जो श्रद्धालु हैं जो चंदनवाड़ी तक जाएंगे, और चंदनवाड़ी जो है आपको बता दूं कि पहलगाम जो है ये ट्रेडिशनल रूट है, ट्रेडिशनल और सबसे सुगम माना जाता है, सबसे पुराना है। कहा जाता है कि जब भगवान महादेव माता पार्वती को अमरता का रहस्य बताने के लिए चले तो वो इसी रास्ते से चले थे, और इसी जगह पर उन्होंने अपना वाहन नंदी बैल जो है, उनका परम भक्त जो है नंदी को यहाँ पर छोड़ा था। और यहीं से जो है ये बेस कैंप होता है। यहाँ से आगे चंदनवाड़ी पे ये लोग जाते हैं। चंदनवाड़ी वो जगह है जहाँ से यात्रा भी शुरू होती है असल मायने में, और यहीं पर अपनी जटाओं से चंद्रमा को भगवान शंकर ने अलग किया था। तो इस तरह से ये पूरी जो है पुरानी कहानी जुड़ी हुई है, पौराणिक कहानी है। और अब जो है इन्हीं तरह की कहानियों को याद करते हुए ये सारे जो श्रद्धालु हैं जो देश के अलग अलग इलाकों से आए हैं, मकसद सबका एक है, अमरनाथ यात्रा करनी है। 2 साल के ब्रेक के बाद ये यात्रा जो है शुरू हुई। 30 तारीख से ये शुरू हुई, लेकिन जो बरसात हुई 4 और 5 तारीख में, उसके चलते 5 तारीख को जो यात्रा है वो रोक दी गई थी। लेकिन अब बुधवार को मौसम साफ हो गया, जिसके बाद में घोषणा हो गई कि ठीक है अब रास्ता साफ है, मौसम भी साफ है, तो अब जो है यात्रा की जा सकती है। पहलगाम से अपने कैमरा सहयोगी अश्विनी मेहरा के साथ मैं शरद शर्मा, NDTV इंडिया। तो पिछले 2 घंटों में हमने आपको तमाम खबरें दिखाई और अब वक्त है कि आप चुनें अपनी पसंद की खबर। तो टॉप 5 में पहली खबर है, नूपुर शर्मा के सिर कलम की धमकी देने वाले अजमेर दरगाह के खादिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके पहले भी कई मामले दर्ज हो चुके हैं। दूसरी खबर, नूपुर शर्मा पर सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी है उसको लेकर रिटायर्ड जज नौकरशाह नाराज हैं, अपनी आपत्ति दर्ज करवा रहे हैं। तीसरी खबर, राज्यसभा के सांसद मुख्तार अब्बास नकवी का कार्यकाल खत्म हो रहा है, आखिरी कैबिनेट बैठक वो आज लेने जा रहे हैं। चौथी खबर, काली डॉक्यूमेंट्री के पोस्टर को लेकर है, टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा के बयान से उनकी ही पार्टी ने किनारा कर लिया है। और पांचवी खबर, लालू यादव से जुड़ी हुई, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है और उन्हें आज पटना से दिल्ली एम्स अस्पताल में लाया जा रहा है। आपको करना ये है, हमारे YouTube चैनल पर जाना है, इस पोल में हिस्सा लेना है, अपनी पसंद की खबर चुननी है, उसे हम आपको विस्तार से दिखाएंगे।